डब्ल्यू.एच. मिलर ने मिलर इंडिसेस को इंट्रोड्यूस किया क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डिफरेंट प्लेन्स के ओरिएंटेशंस को समझने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स के डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेन्स के अलग अलग मिलर इंडिसेस से इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया। लेकिन रियल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे सेट ऑफ प्लेन्स हैं जिनका अलग अलग डिफरेंट ओरिएंटेशंस है, स्पेसिंग्स हैं, ठीक ना। तो इस चीज़ को ना बहुत डिफ़िकल्ट पाया गया विजुअलाइज करना। किस चीज़ को विजुअलाइज करना डिफ़िकल्ट पाया गया? द स्लोप्स ऑफ द प्लेन्स। तो प्लेन्स का जो स्लोप्स था उसको विजुअलाइज करना, उनके स्पेसिंग्स को विजुअलाइज करना और उनके जो अलग अलग ओरिएंटेशंस थे उसको विजुअलाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट पाया गया। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को हमको समझाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाना पड़ा जिसका नाम था रेसिप्रोकल लैटिस। तो टू अंडरस्टैंड दिस वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। तो अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस होता क्या है। तो जब हम रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में बात करते हैं तो रेसिप्रोकल लैटिस का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो पीपी इवाल्ड यानी कि पॉल पीटर इवाल्ड के द्वारा दिया गया, जो कि जर्मन फिजिसिस्ट थे, एक क्रिस्टलोग्राफर थे। वो ये जो है ना, ये पहले थे जो रेसिप्रोकल लैटिस का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किए, बताए, एक्सप्लेन किए। तो चलिए समझते हैं कि ये रेसिप्रोकल लैटिस क्या था, जो कि हर एक प्लेन ऑफ सेट्स ऑफ प्लेन्स जो थे उनका जो अलग अलग ओरिएंटेशंस जो था, उनके बीच के जो स्पेसिंग्स था, उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया रेसिप्रोकल लैटिस के कॉन्सेप्ट से। तो अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में बात करें तो वो कहता क्या है कि ईच सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन अ डायरेक्ट लैटिस कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ नॉर्मल टू दीज प्लेन्स। जैसे कि यहाँ पे एक क्रिस्टल लैटिस हम बनाने का कोशिश किया गया है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, जहाँ पे ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है। दोनों प्लेन के बारे में अगर बात करते हैं तो दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं, दोनों का मिलर इंडिसेस भी सेम होगा। लेकिन इस मिलर इंडिसेस का जो प्लेन है इसको समझने के लिए, इसके ओरिएंटेशंस को, इसके स्पेसिंग्स को समझने के लिए हम रेसिप्रोकल लैटिस कैसे निकालते हैं वो समझिए। बोला गया कि पैरेलल प्लेन्स इन द डायरेक्ट लैटिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नॉर्मल टू दीज प्लेन्स हैविंग लेंथ इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। यहाँ पे दो प्लेन हैं, इनके बीच का स्पेसिंग कुछ ना कुछ होगा। अब जैसे कि इस प्लेन का अगर हम मिलर इंडिसेस के बारे में बात करें तो मिलर इंडिसेस को एच के एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग लिखते हैं डी। क्या लिखेंगे? डी एच के एल। अब डी एच के एल का मतलब क्या है? इंटरप्लेनर स्पेसिंग। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग को बता रहा है, ठीक है ना। अब बात क्या है कि यहाँ पे रेसिप्रोकल लैटिस को समझने के लिए पहले एच के एल ये क्या होता है जान लीजिए। एच के एल बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिलर इंडिसेस को। अब क्या है, जब हमको इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में पता चल गया कि जो DHKL है ये हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायरेक्ट लैटिस को हम ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं जिससे हमारा जो कि नॉर्मल रहेगा प्लेन से। अब क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ पे रखते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे रखते हैं। ये जो पॉइंट है ये हमारा परपेंडिकुलर है, समझिए। तो इस प्लेन का ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये प्लेन के परपेंडिकुलर में ये लाइन ड्रॉ किया गया है। अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर में ये लाइन जो ड्रॉ किया गया है ना, जिसको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा और बारीकी से समझने का कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे होंगे अंदर की तरफ का अगर हम बात करें तो यहाँ से ये हमारा निकल करके बाहर तक इस तरह से गया है। और ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को यहाँ पे बताया गया है क्या कि डिस्टेंस 1/DHKL है, ऐसा एज्यूम कर लिया गया है। और ये जो डिस्टेंस है DHKL, ये जो दो एंड पॉइंट्स आपको दिख रहा है, एक एंड पॉइंट्स ये, एक एंड पॉइंट ये हमारा रेसिप्रोकल लैटिस है।
ये एंड पॉइंट को ही हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस करते हैं। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमेशा रेसिप्रोकल होगा इंटरप्लेनर स्पेसिंग का। इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमारा DHKL है जो कि आपको दिख रहा है, और ये DHKL का रेसिप्रोकल अगर ले लें तो ये हमारा जो ये पॉइंट होगा, ये जो रेसिप्रोकल का जो ये पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा, इसको ही हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस करते हैं। दीज पॉइंट्स ऑफ द रेगुलर अरेंजमेंट विच इज कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस। डेफिनेशन आपके सामने है। अब रेसिप्रोकल लैटिस को किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस है, बोला जाता है टेक अ पॉइंट एज अ ओरिजिन इन द डायरेक्ट लैटिस। अब यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट लिया गया था, आप देखे थे ओरिजिन इन द डायरेक्ट लैटिस जो है ये पूरा हमारा डायरेक्ट लैटिस है। इस डायरेक्ट लैटिस में एक हम ओरिजिन के जैसा पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर। फ्रॉम दिस ओरिजिन ड्रॉ नॉर्मल टू एवरी सेट ऑफ प्लेन्स इन द डायरेक्ट लैटिस। मतलब कि ये जो डायरेक्ट लैटिस है यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या फिर इधर से, हम इधर ही ड्रॉ किए। ईच सेट के बारे में बोला गया है, तो हम सिर्फ ये पहला सेट के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी सेट पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इधर से भी ड्रॉ कर सकते थे, आप बाहर की ओर भी ड्रॉ कर सकते थे। तो हम एक तरफ का बता रहे हैं, बाकी आप खुद ब खुद समझ जाइएगा कि आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम इस साइड का ड्रॉ कर रहे हैं, ऊपर का आप खुद से ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा पॉइंट ओरिजिन हम पहले ले लिए, और सेकंड बोला गया है इस ओरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है ना। अब उसका क्या बोला गया कि सेट द लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल ड्रॉन इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग। मतलब कि ये जो लेंथ जो है ना, इसको इस तरह से सेट करता है कि ये लेंथ हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि ये हमारा स्पेसिंग 0.1 है, तो ये 1/0.1 यानी कि 10 होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। ये अगर हमारा 0.1 है तो ये हमारा 1/0.1 होना चाहिए, यानी कि 10 होना चाहिए। 10 रेसिप्रोकल होगा 0.1 का, ठीक है ना। इस बात को समझना है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग अगर हमारा 0.1 यूनिट है तो ये हमारा 10 यूनिट्स होना चाहिए, बिकॉज 10 यूनिट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 0.1। क्लियर ना। यहां पे तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर है। बोला गया कि जो लेंथ है वो हमेशा इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब उसके बाद क्या बोला गया, प्लेस अ पॉइंट एट द एंड ऑफ ईच नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल ड्रॉ गया है, इस पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट एंड पॉइंट्स पे हम लोग पॉइंट ड्रॉ किए, इसी पॉइंट्स को हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस बोले। और इस पॉइंट से हम लोग किसी भी प्लेन को बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं और उसको डिनोट भी कर सकते हैं। उसको विजुअलाइज करना फिर थोड़ा आसान हो जाएगा। यहां तक अगर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस क्लियर है तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन की ओर। अगर हम ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ें और यहाँ पे समझने की बात करें तो यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये कुछ इस तरह से जाएगा, इसको कुछ हम ऐसा ड्रॉ कर लिए, और यहाँ पे कुछ हम इसको इस तरह से इधर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और एक इधर की ओर ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और इसको हम कुछ ऐसा बना देते हैं, इसको सीधा कर दिए, ये हमारा कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसे ड्रॉ किए, ये हम ऐसे ड्रॉ किए, इसको ऐसे ड्रॉ किया। अब क्या है, यहाँ पे प्लेन्स हैं। प्लेन्स को समझिए, ये हमारा एक प्लेन है और ये हमारा प्लेन है। दोनों प्लेन के बीच का दूरी कुछ ना कुछ होगा जो हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगा। अगर ये हमारा सी है, ठीक है ना, यहाँ पे चीज़ों को समझना है। ये हमारा सी है, सी यूनिट को बता रहा है, सी वेक्टर को, ये हमारा बी वेक्टर को, ये हमारा ए वेक्टर को बता रहा है। तो ये जो प्लेन होगा ना, ये सी को अगर काट रहा है तो ये प्लेन हमारा 0, 0, 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0, 0, 1 को। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्लेन हमारा क्या हो जाएगा, 0, 0, 1, और इस प्लेन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे इस लाइन के द्वारा, ठीक है ना। इस चीज़ को समझना है, ठीक है। ये हमारा 0, 0, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल लैटिस यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो ये हमारा इस प्लेन के लिए है। अगर हम इसका आधा कर दें, यहाँ से अगर कुछ हम प्लेन ड्रॉ करने की बात करें, आधा करके अगर हम बात करें, तो यहाँ जो आधा वाला पार्ट का अगर हम बात कर रहे हैं ना,
ये जो आधा वाला पार्ट है ये हमारा 002 को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेसिप्रोकल लैटिस का एक और आगे बढ़ा देंगे हम। उसके बाद 1/3 का बात करेंगे तो 003। इस तरह से ये रेसिप्रोकल लैटिस का पॉइंट्स बढ़ता गया। इधर हमारा 100 प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी का फिर हाफ कर देंगे तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, 1/3 कर देंगे तो हमारा 300 हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग प्लेन्स का जो ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से यहाँ ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो वो आप इस ग्राफ से भी बना करके आप समझ सकते हैं कि ये हमारा और ये हमारा ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल होना चाहिए, यानी कि 1/DHKL होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और DHKL क्या है हमारा, ये हमारा DHKL है, ये हमारा डिस्टेंस हमारा DHKL है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना। अब क्या है, इसी के बेसिस पे ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो है ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन बनाया गया। तो रेसिप्रोकल लैटिस का बेसिक कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स से समझते हैं कि ये डायरेक्ट लैटिस से हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो बोला गया है कि इन डायरेक्ट लैटिस द बेसिस वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ABC। अब देखें ना, यहाँ पे हम ABC से डायरेक्ट लैटिस को रिप्रेजेंट भी किए। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार whereas in reciprocal lattice the basis vectors are represented as A* वेक्टर, B* वेक्टर, C* वेक्टर। मतलब कि जो आपका रेसिप्रोकल लैटिस है उसको हम ABC* के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, A*, B* और C*। ये हमारा क्या हो गया, रेसिप्रोकल लैटिस। ये जो तीनों आप देख रहे हैं ये रेसिप्रोकल लैटिस को बता रहा है। अब वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग अगर हमारा इसका रेसिप्रोकल को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, A* का रेसिप्रोकल है तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आना है। ऑब्वियस सी बात है, A* का ही रेसिप्रोकल है और A* का रेसिप्रोकल है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आना है। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर यही A वेक्टर को B* के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और A वेक्टर को C* के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0। तो बात समझ रहे हैं। सेम चीज का जो है, सेम डायरेक्ट लैटिस का जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसको प्रोडक्ट करने पे वैल्यू 1 आएगा, अदरवाइज 0 आना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यहां भी देखिए B और A हो गया तो 0 हो गया, लेकिन B और B* हो गया तो 1, C और B* हो गया तो 0, C और A* तो 0, B और C* तो 0, C और C* हो गया तो 1। क्लियर है ना। यहाँ पे ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसी तरह से B.A* का बात करेंगे तो ये 0 होगा। इसका मतलब कि जो आपका रेसिप्रोकल लैटिस है और ये जो B वेक्टर है ये आपस में परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है मतलब cos 90 हो रहा है। इट मीन्स कि A वेक्टर एंड B वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन यहाँ पे A* और A आपस में सेम डायरेक्शन में। अब आप बोलिएगा कैसे सेम डायरेक्शन हो गया। देखो समझो, अगर हमारा ये और ये A* को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, A वेक्टर को, तो A वेक्टर का भी डायरेक्शन तो ऊपर ही है, तो A वेक्टर भी ऊपर की ओर और A* भी ऊपर की ओर, यानी कि दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, A.A* का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे cos 0 डिग्री इंटू A* होगा। बात समझ रहे हैं, कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी वही बात है। वहाँ पे 1 कैसे हुआ वो हम बताए बेसिकली, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मैथमेटिकली ये देखा गया। यहाँ पे देखो, B और A* का बात करें तो ये भी 0 और C और A* का बात करें तो ये भी 0। A* और B परपेंडिकुलर है और C और A* भी परपेंडिकुलर है। अगर A* B और C दोनों से परपेंडिकुलर है तो B क्रॉस C जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A वेक्टर होगा। क्या बोला गया, B और C दोनों परपेंडिकुलर है A* का। B और C दोनों परपेंडिकुलर किसका है, A* का। तो A* इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B क्रॉस C। ये अगर हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा K। तो A.A* हम लोग जानते हैं होता है 1 और A* का वैल्यू यहाँ हम बैठा दिए। A* का वैल्यू यहाँ से उठा करके इक्वेशन 1 से यहाँ पे हम बैठा दिए और जैसे ही हम बैठाए ये K इंटू B क्रॉस C आ गया। यहाँ से K का वैल्यू निकालेंगे तो ये A.B क्रॉस C आ जाएगा। ये हमारा K निकल गया, K हमारा जो कांस्टेंट था वो निकल गया और इस K को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे
तो जैसे ही क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे तो ए एस्ट्रिक का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर के केस में यहां पे हम एक्स्ट्रा 2 पाई वाला टर्म बैठाते हैं ताकि ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाए। तो ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू 2 पाई बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। 2 पाई बेसिकली हमारा कंप्लीट जो सर्कल हो रहा है, जो आप पूरा वेक्टर का बात कर रहे हैं, कंप्लीट 2 पाई उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। ओरिएंटेशन के केस में यहाँ जो हमारा अलग अलग ओरिएंटेशन है, जिस कारण से यहाँ 2 पाई का टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है। अदरवाइज ए एस्ट्रिक का वैल्यू के बी क्रॉस सी को अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे यूज करके डाला गया, ठीक है, और यहाँ से फिर के का वैल्यू निकाल लिया गया और इसी के का वैल्यू को 2 को और 1 को यूज करके ए एस्ट्रिक का वैल्यू निकाल दिया गया। जिस तरह से ए एस्ट्रिक का वैल्यू निकला, ठीक उसी प्रकार से बी एस्ट्रिक भी निकलेगा, ठीक उसी प्रकार से सी एस्ट्रिक भी निकल जाएगा। ए बी और सी एस्ट्रिक निकल गया, इसका मतलब कि हमारा रेसिप्रोकल लैटिस क्लियर है, निकल चुका है। अगर हमारा रेसिप्रोकल लैटिस का जो फॉर्मूलाज है वो आपको दिमाग में बैठ गया है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे और भी हमारा बीसीसी एफसीसी का कैलकुलेशन हम लोग आगे जाके करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो जनरल फॉर्मूला है रेसिप्रोकल लैटिस का, ये आपको समझना होगा। ये मैथमेटिकल टर्म्स था। अब ये तीनों फॉर्मूला आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब इसके बाद जो रेसिप्रोकल लैटिस का प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस का बात करते हैं तो पहला प्रॉपर्टी कहता है कि द डायरेक्ट लैटिस इज द रेसिप्रोकल लैटिस टू इट्स ओन रेसिप्रोकल लैटिस। तो जो डायरेक्ट लैटिस होता है वो रेसिप्रोकल होगा अपने रेसिप्रोकल लैटिस का। ऑब्वियस सी बात है, ए एस्ट्रिक रेसिप्रोकल है ए का, तो ए भी रेसिप्रोकल होगा ए एस्ट्रिक का, वाइस वर्सा। अगर हम ए वेक्टर को हम ए को अगर हम 1/a एस्ट्रिक लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, ए एस्ट्रिक को भी हम लोग 1/a लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही कहता है, ईच पॉइंट इन द रेसिप्रोकल लैटिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पार्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ द डायरेक्ट लैटिस। हर एक पॉइंट एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका रेसिप्रोकल लैटिस है, रेसिप्रोकल लैटिस का हर एक पॉइंट, जैसे कि यहां पे आपने देखा कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हर एक पॉइंट एक पार्टिकुलर प्लेन, सेट ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अलग अलग प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगा, अलग अलग जो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा 0 0 1 को रिप्रेजेंट करेगा। 0 0 1 में जितने भी प्लेन्स आएंगे ये पॉइंट उसको रिप्रेजेंट करेगा। हमको अलग से कोई लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, जिससे ओरिएंटेशन में बहुत दिक्कत होता है। तो एक पार्टिकुलर पॉइंट, एक पार्टिकुलर रेसिप्रोकल पॉइंट, रेसिप्रोकल लैटिस हमारा पूरा सेट ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करना बहुत आसान हो गया रेसिप्रोकल लैटिस से, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमारा 0 0 1 प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ये 0 0 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 0 0 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 0 3 को करेगा, 1 0 2, 1 0 1, 1 0 0 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से ढेर सारा पॉइंट्स है, ढेर सारा सेट ऑफ प्लेन्स है, जो कि यहाँ पे आपको ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन में बताया गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम एन आर्बिट्रैरिली fixed origin is inversely proportional to the interplanar spacing of the corresponding parallel planes of the direct lattice। बेसिक सी बात है, जो हमारा जो डिस्टेंस लिया गया था, नॉर्मल लिया गया था डिस्टेंस आपका ओरिजिन से लेकर के उस सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स का, वो हमारा रेसिप्रोकल होता था, ठीक है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था, ठीक है। तभी ना DHQL 1/DHQL लिख दिया गया था, याद होगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ अ रेसिप्रोकल लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट सेल ऑफ द डायरेक्ट लैटिस। ऑब्वियस सी बात है कि जो वॉल्यूम होगा यूनिट सेल का, जब हमारा लैटिस ही इनवर्सली हो गया, लैटिस का ही रेसिप्रोकल हो गया, तो वॉल्यूम का रेसिप्रोकल क्यों नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक डायमेंशन अगर रेसिप्रोकल है तो पूरा वॉल्यूम, पूरा डायमेंशन ही तो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो एक डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशन का भी रेसिप्रोकल होगा, 3 डायमेंशन का भी रेसिप्रोकल होगा, 3 डायमेंशन का मतलब हमारा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ ए रेसिप्रोकल लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट सेल ऑफ द डायरेक्ट लैटिस। ये हमारा प्रॉपर्टीज था रेसिप्रोकल लैटिस का। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, ठीक है, तो बने रहिए।
अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा रेसिप्रोकल लैटिस को यूज करके हम लोग किस तरह से एफसीसी और बीसीसी को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बाद के लेक्चर के लिए बने रहिए, देखते रहिए लुमेंस एकेडमी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।